हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर की बहुत ही प्यारी क्लास। और 1 तारीख से 6 दिसंबर तक जो भी क्लासेस हैं, सारी जो क्लासेस इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, वो सारी क्लासेस हम आपको पढ़ाएंगे यहाँ पर। तो बच्चों एक चीज़ ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि जो क्लासेस हैं वो यूपीएससी करंट अफेयर तो लिखा ही हुआ है। और चाहे वो यूपीएसआई की बात करी जा रही हो, चाहे वो एसएससी जीडी की बात करी जा रही हो, करंट अफेयर देखिए एक ऐसी चीज़ है जिसमें अब यूपीएससी से लेकर एसएससी तक 10-12 क्वेश्चन कई बार दिख जाते हैं तरह तरह के मोड में। अब वो कौन से होंगे, पर ये डेली देखिए सुबह 7 बजे ये क्लास होगी। सुबह 7 बजे क्लास होगी। अब अगर हम इस क्लास की बात करें, अब इस क्लास की बात करें तो हम लोग ये सुबह क्लास लेंगे। और इस क्लास की अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं कि भाई विच बिल वाज रिसेंटली पास्ड बाय द इंडियन पार्लियामेंट टू इंक्रीज एक्साइज ड्यूटी ऑन टोबैको प्रोडक्ट्स। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि भाई ऐसा कौन सा बिल था, ऐसा कौन सा बिल है जो तंबाकू उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने के लिए हाल ही में भारतीय संसद ने कौन सा बिल पास किया। ठीक है, तो देखिए तंबाकू उत्पादों पर, जैसे पान पुड़िया है, तंबाकू चाहे चबाने वाली हो, सब पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने के लिए हाल ही में भारतीय संसद ने कौन सा बिल पास किया। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल 2025। पर क्या एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या इसके बढ़ाने से, इस पे एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने से क्या अब जनता पे कोई फर्क पड़ेगा? मेरे ख्याल से क्या जनता पे कुछ फर्क पड़ेगा? ठीक है, देखिए कहते हैं एक चीज होती है आदत। अगर हम उस आदत की बात करें, उस आदत की बात करें, क्या आदतें चेंज हो सकती हैं पैसे बढ़ाने से? अगर पैसे बढ़ाने से आदतें चेंज होती तो एक जो पीने वाला इंसान है, एक जो पीने वाला इंसान है, आपने देखा होगा हमेशा कि जो चीज़ 10 रुपए की आ रही थी, चाहे वो देसी हो, चाहे विदेशी हो, 20 में आई तब भी ली उसने, 40 में आई तब भी ली। ठीक है? चाहे वो 200 का पूरा फुल बॉटल मिलता हो तब भी वो पीता था, चाहे आज वो 1000 का हो गया तब भी वो पीता है। तो पैसे बढ़ाने से तो केवल सरकार की इनकम ही बढ़ेगी। ठीक है, इससे कोई फायदा होता है क्या? कुछ ऐसा फायदा यहाँ पे दिख रहा है कि द सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल 2025 was passed by parliament to increase excise duty on tobacco products। ठीक है, तो अब यहाँ पे तो ये आपको पता चल गया कि उत्पाद शुल्क बढ़ाया जा सके। यह बिल जो सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944 में संशोधन करता है, विशेष रूप से चाहे सिगरेट हो, सिगार हो, हुक्का हो, तंबाकू हो, चबाने वाला तंबाकू हो, या बच्चों जर्दा या सुगंधित तंबाकू के लिए बात हो रही है। इस बिल को संसद में राज्य मंत्री वित्त जो है पंकज चौधरी ने प्रस्तुत किया है। किसने प्रस्तुत किया है? पंकज चौधरी ने प्रस्तुत किया है। सिगरेट पे उत्पाद शुल्क 200 रुपए से लेकर 735 रुपए, 735 रुपए से बढ़ाकर 2700 से लेकर 2700 लेकर 11,000 प्रति हजार स्टिक किया जाएगा। अब सोचिए कि जो बड़े बड़े ट्रकों में आता है उसमें कितनी चीज़ें, हर पॉइंट पे, हर पैकेट पे अलग अलग कितना इंक्रीज हो रहा है। भाई जो चबाने वाला तंबाकू है, आपने देखा ही होगा, लोग जर्दा वगैरह होता है ना, तंबाकू वगैरह, कुछ चबाने वाला, उस पर 25% से बढ़ाकर, 25% से बढ़ाकर 100%। भाई जो चीज़ 10 रुपए की आती है, या तो उस पर सीधे 12.5 रुपए कर दिया जाएगा या 20 रुपए कर दिया जाएगा। और जो हुक्का तंबाकू है, 25% से 40% कर दिया जाएगा। तो इससे क्या लोग ये जो शादी पार्टी में हुक्का लगा रहे हैं, क्या बंद हो जाएगा? जब एक से एक महंगी चीजें खरीदी जा सकती हैं तो क्या ये चीज नहीं खरीदी जाएगी? आप खुद सोचिए। ठीक है, पाइप और सिगरेट के धूम मिश्रणों पर शुल्क 60% से बढ़ाकर 325% किया जाएगा। इस बिल का उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा करना। सोचिए, ये लाइन मुझे आज तक समझ में नहीं आई है कि इस बिल का उद्देश्य क्या है।
सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा करना और तंबाकू के सेवन को कम करना। कौन कम करेगा? पूरे देखिए, आज तक आपने नहीं सुना होगा, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, नॉन-वेज खाने से किसी के घर बर्बाद नहीं हुए, ठीक है? बट यहाँ पे आपने देखा होगा, दारू ने लाखों लोगों का घर बर्बाद किया है, कितने लोगों की मृत्यु हो गई है, कितने लोगों का एक्सीडेंट हो गया है, अगर आप इस चीज़ों को थोड़ा-सा अच्छे से देखें। भाई, दारू पीने वाला, जो शराब पीने वाला है और इन चीज़ों को पीता है, देखिए आपने देखा होगा कि कितने लोगों ने पी के एक्सीडेंट किया है। ट्रकों का एक्सीडेंट किया है, कार का एक्सीडेंट हुआ है, बाइक से एक्सीडेंट हुआ है, पैदल चलने वालों को दिक्कत हुई है, जगह-जगह पे लोग गिरे पड़े मिलते हैं। क्या आपने ये महँगा करके कोई निवारण कर लिया है? तो मैं यहाँ पे पूरी तरह से सरकार को एक कटघरे में रखता हूँ कि भाई, ये चीज़ तो आप कहीं से भी नहीं कह सकते कि कोई चीज़ महँगी होने से बंद हो जाएगी, तो ये मुश्किल है। और वो भी ये चीज़ है, देखो ना, हम लोग कहते हैं ना, रोटी, कपड़ा और मकान। तो भाई, रोटी है, कपड़ा है, मकान है और साथ में ये जो आप चीज़ देख रहे हो, ये वो चीज़ है जो सेवन आदमी करता है, चाहे सस्ता हो, चाहे महँगा हो। बिहार में आपने सुना होगा कि चीज़ें बंद कर दी गईं, तो लोगों ने साबुन और डिटर्जेंट को भी नहीं छोड़ा था। तो इसलिए ये सारी चीज़ें हैं, बंद कर दें तो बिल्कुल पूरी तरह से बंद करें। इसमें अगर 10% प्रॉब्लम है, कोई नहीं, 90% सही है, तो बंद करो तो बंद करो। अब 2017-18 से 2021-22 के बीच 1.5 लाख एकड़ से, मतलब 1.12 लाख एकड़ से अधिक भूमि तंबाकू खेती अन्य फसलों में स्थानांतरित की गई। भारत में 49.82 लाख पंजीकृत बीड़ी मजदूर हैं जो श्रम कल्याण योजनाओं का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। भारत में सिगरेट पर वर्तमान दर 53% है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के 70% मानक से कम है। सिगरेट, मुझे याद है, आज से 10 साल पहले अगर 5 लोग खड़े हैं तो उसमें एक आदमी पीता था, पर अभी मैं दिल्ली से लेकर कई जगह विजिट करता हूँ, तो मुझे लगता है ना कि अब 5 में से 4 लोग पी रहे हैं। पाँचवा भी कहता है, लाओ थोड़ा-सा मुझे भी दो। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं इनका सॉल्यूशन नहीं है कि आप इनका रेट बढ़ा दें। मैंने देखा है, कुछ लोग 5 वाली भी पीते हैं सिगरेट, तो 10 वाली भी, और कोई 40 वाली भी पी रहा है। तो रेट बढ़ाना कोई इसका सॉल्यूशन नहीं है, अगर आप इसको बंद करना चाहते हैं तो बंद करें। व्हिच रिकॉग्निशन वाज रिसेंटली ग्रांटेड, ठीक है, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (NRL) for its strong performance and ambitious growth। तो इसका आंसर कहाँ हो जाएगा? तो ये क्या चीज़ है? इसको अगर हम बात करें, तो नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को उसकी उत्कृष्ट प्रदर्शन और महत्वाकांक्षी विकास के लिए हाल ही में कौन-सी मान्यता दी गई है? तो भाई, इसे भी एक नवरत्न की उपाधि दी है और नवरत्न में भी शामिल हो जाएगा, ऐसी चीज़ें हैं। तो नवरत्न की बात करते हैं, यहाँ पे किसको मान्यता दी गई है? नुमालीगढ़ रिफाइनरी। तो यहाँ पे अगर हम पढ़ते हैं, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड हैज़ बीन ग्रांटेड नवरत्न स्टेटस फॉर स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, ठीक है? इसकी फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा कि नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, ठीक है? तो ये रिफाइनरी है, नवरत्न स्टेटस इज लिंक इज रिफाइनरी एक्सपेंशन इन द बैम्बू बेस्ड बायोइथेनॉल प्लांट इन असम, ठीक है? तो अगर हम देखें, जो एनआरएल की नवरत्न स्टील्स की रिफाइनरी विस्तार असम में बांस पर आधारित बायोइथेनॉल प्लांट से जुड़ी हुई है, ठीक है? जो एनआरएल है, ठीक है, ये ऑयल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी है और राज्य स्वामित्व वाली कंपनी, ठीक है? तो इसको अगर हम देखें तो ये सारी चीज़ें नवरत्न स्थित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रों के सीपीएससी को संचालन वित्तीय मामलों में अधिक स्वायत्तता भी देती है। आगे देखते हैं, कुछ और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हु वाज कॉन्फर्ड द एस 2025 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर शेपिंग एशिया कारपोरेट लैंडस्केप?
तो ये जो अवार्ड है वो किसको मिला? तो यहाँ पर अगर हम इस आंसर की बात करें तो डॉक्टर शार्दुल श्रॉफ, ठीक है? डॉक्टर शार्दुल श्रॉफ की अगर हम बात करें तो किसे एशिया के कारपोरेट क्षेत्र को आकार देने के लिए एसएस 2025 लाइफ टाइम अचीव अवार्ड सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर शार्दुल एस श्रॉफ जी हैं। ये ध्यान रखिएगा कि डॉक्टर शार्दुल एस श्रॉफ एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ शार्दुल, ठीक है, अमरचंद मंगलदास, ठीक है, एंड को रिसीव हैज एस ए 2025 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है। तो ये अवार्ड इनको मिला है। और किसको मिला है? डॉक्टर शार्दुल एसराफ या शार्दुल अमरचंद मंगलदास एंड कंपनी, ठीक है, सैम के कार्यकारी अध्यक्ष को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। अब देखिए एसएस का जो पूरा नाम है, एसएस का पूरा नाम है एशिया कारपोरेट एक्सीलेंस एंड सस्टेनेबिलिटी अवार्ड्स, ठीक है। तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान देंगे और फुल फॉर्म की तरह इसे भी ध्यान दीजिएगा। क्लियर है ना? अब जो एशिया में नेतृत्व स्थिरता को देता है, अब ये पुरस्कार समारोह जो है जिम्रान बे पाली में आयोजित किया गया था। डॉक्टर श्रॉफ हैं कौन? तो युवा नेताओं के लिए उद्देश्य, साहस और जिज्ञासा और सिद्धांत और साहित्यता के मूल पर जोर दिया है। डॉक्टर श्रॉफ के नेतृत्व में जो ये सैम कंपनी है, ठीक है, शार्दुल अमरचंद मंगलदास एंड कंपनी को भारत की सबसे विश्वसनीय और नवाचारी लॉ फर्मों में मान्यता दी गई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुनील नारायण जो है, सुनील नारायण जो आपने देखा होगा सचिन तेंदुलकर ने भी जब लास्ट टाइम खेला था तो शायद सुनील नारायण ने ही आउट कर दिया था उन्हें। पर फिर भी अगर देखें तो ये फर्स्ट क्रिकेटर हैं जो 600 विकेट कंप्लीट किए हैं T20 क्रिकेट। रिप्रेजेंट विच इंटरनेशनल क्रिकेट टीम? कौन सी ऐसी क्रिकेट टीम है जिसके पक्ष में किया है? सुनील नारायण, जिन्हें हाल ही में प्रतिस्पर्धा T20 क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले क्रिकेटर बनने का रिकॉर्ड बनाया, वे किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम को प्रतिनिधित्व करते हैं? ठीक है, सुनील नारायण। आंसर क्या हो जाएगा देखते हैं। राइट आंसर हो जाएगा वेस्ट इंडीज। राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेस्ट इंडीज इज द राइट आंसर, ठीक है। तो देखते हैं भाई, सुनील नारायण became the first cricketer in the world to take 600 wicket in competitive T20 crickets. The achievement came during the World ILT20 2025 tournament. He was playing for Abu Dhabi Knight Riders during the milestone match. तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा नहीं है, बट इतना ध्यान रखना है कि सुनील नारायण विश्व में पहले क्रिकेटर बने जिन्होंने प्रतिस्पर्धा T20 क्रिकेट में 600 विकेट प्राप्त की, ठीक है। और ये किसके दौरान हुई? तो ये भाई एक विश्व ILT T20 2025 प्रतियोगिता चल रही है, उसमें प्राप्त हुई है, ठीक है। और ये ऐतिहासिक मैच में वे अबू धाबी किसके लिए खेल रहे थे? तो अबू धाबी नाइट राइडर्स टीम के लिए खेल रहे थे। और उनका जो 600 विकेट, जो 600 नंबर पे विकेट था उनका, ठीक है, वो कौन था? तो टॉम एबल थे। टॉम एबल शारजाह वॉरियर से थे। इस उपलब्धि के उपलक्ष्य में अबू धाबी नाइट राइडर्स द्वारा उन्हें 600 संख्या वाली विशेष जर्सी भी प्रदान करी है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सुनील नारायण वेस्ट इंडीज का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब लिखा है फर्स्ट प्लेयर टू विन 3 टाइटल्स ऑन द इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग IGPL, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? गगनजीत भुल्लर। गगनजीत भुल्लर, राइट आंसर क्या हो जाएगा? गगन गगनजीत भुल्लर। तो देखिए इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग में बच्चों यहाँ पे IGPL टूर पर 3 टाइटल जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो मैंने अभी आंसर क्या बताया? गगनजीत भुल्लर। गगनजीत भुल्लर राइट आंसर हो जाएगा।
तो गगनजीत भुल्लर became the first player to win 3 title of the Indian Gold Premier League IGPL Tour। IGPL टूर मतलब यहाँ पे IGPL की फुल फॉर्म क्या है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, इंडियन गोल्ड प्रीमियर लीग। बच्चों देखिए इसकी एक जो इंग्लिश में बच्चे देख रहे हो समझ रहे हैं दोनों के लिए ही है, बट यहाँ पर आप इन चीज़ों को अच्छे से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब यहाँ पर अगर बात करते हैं, गगनजीत भुल्लर भारतीय गोल्ड प्रीमियर लीग IGPL टूर्नामेंट में 3 खिताब जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। अपना रिकॉर्ड ब्रेकिंग तीसरा IGPL खिताब नेशनल अहमदाबाद में 4 दिसंबर 2025 को जीता है, ठीक है। और ये कहाँ से थे, कितनी थी, अहमदाबाद किताब में अंतिम होल पर बर्डी लगाकर ग्लेड वन रिजल्ट और गोल्फ क्लब में क्लिंच भी किया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। भारतीय गोल्फ में नया अध्याय बताया और भविष्य के खिलाड़ियों को प्रेरित करने का लक्ष्य भी रखा। अब लिखा स्वराज कौशल, सुषमा स्वराज का नाम सुना होगा, ठीक है। हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली, सर्व एज द गवर्नर ऑफ विच इंडियन स्टेट फ्रॉम 1993, ठीक है। तो भाई ये जो गवर्नर थे, गवर्नर राज्यपाल, ठीक है, तो वो कहाँ के थे, मिजोरम। यहाँ पहले जोरम थंगा भी हुआ करते थे, अब यहाँ पे चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। तो देखते हैं कि भाई स्वराज कौशल जो थे, सुषमा स्वराज के हस्बैंड, इनका हाल ही में निधन हो गया। 1990 से 1993 तक किस भारतीय राज्य के गवर्नर रहे? 1990 से 1993 तक किस भारतीय राज्य के गवर्नर रहे हैं? तो राइट आंसर मैंने अभी बताया, मिजोरम। अब मिजोरम के बारे में इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जो भी इंग्लिश वाले हैं, ठीक है। मिजोरम की बात करें तो स्वराज कौशल पूर्व मिजोरम राज्यपाल और दिवंगत सुषमा स्वराज के पति थे, ठीक है, स्वराज कौशल। इनका जो देहांत हुआ है 4 दिसंबर 2025 को 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये वरिष्ठ अधिवक्ता थे और नई दिल्ली से जो सांसद हैं, बांसुरी स्वराज के पिता थे। स्वराज कौशल का जन्म 12 जुलाई 1952 को सोलन, वर्तमान हिमाचल प्रदेश में हुआ था। उन्होंने अपनी स्नातक की डिग्री TAY स्कूल चंडीगढ़ से और कानून की डिग्री पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से पूरी की। 1975-77 के दौरान उन्होंने प्रसिद्ध बरोड़ा डायनामाइट मामले में जॉर्ज फर्नांडीज का बचाव भी किया था। अंडरग्राउंड मिर्जा नेता लॉर्ड डेंगा को 1970 में रिहा करवाया। वे भारतीय सरकार के साथ बातचीत के दौरान मिजो नेशनल फ्रंट के संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त कार्यरत रहे। उन्होंने मिजोरम शांति संधि का मसौदा तैयार करने में मदद करी और 30 जून 1986 को हस्तांतरित हुए और 20 वर्षों की विद्रोह स्थिति समाप्त करी। वे मिजोरम के पहले एडवोकेट जनरल के रूप में 1987 में 34 वर्ष की आयु में नियुक्त भी हुए थे। ये भी एक बहुत बड़ी ख्याति है। स्वराज कौशल को 20 दिसंबर 1986 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में भी मान्यता दी गई थी और 8 फरवरी 1990 से 9 फरवरी 1993 तक मिजोरम के राज्यपाल भी रहे। लौना Lopes Lara, which recently became the world's youngest self-made the women billionaires, hail from which country? ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया, अब इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो भाई हिंदी में भी देख लेते हैं कि जो लुआना लोपेस लारा है, जो हाल ही में विश्व की सबसे कम उम्र की स्वयं निर्मित महिला अरबपति बनी है, किस देश से संबंध रखती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ब्राजील। गाना आप सब लोगों ने सुना होगा, जल्दी से ध्यान देते हैं ब्राजील के बारे में। कौन थी, कैसी थी? तो लुआना लोपेस लारा, ओहो गुड, 29 वर्ष की आयु में सोचिए विश्व की सबसे युवा स्वनिर्मित महिला अरबपति बनी है। वह ब्राजील की उद्यमी और काल्सी की सह संस्थापक है। काल्सी इनकी कंपनी है, इसकी सह संस्थापक है। काल्सी एक पूर्वानुमान आधारित व्यापार मंच जिसकी स्थापना 2018 में हुई थी।
ठीक है। 2024 में CFTC ने न्यायिक विजय के बाद कालशी को संघीय अनुमोदन प्राप्त हुआ और कालशी का मूल्यांकन जून 2025 में $2 अरब से बढ़ाकर दिसंबर 2025 तक $11 अरब हो गया। लुआना लपोस लारा के पास कालसी में 12% हिस्सेदारी है और उनकी कुल संपत्ति लगभग $1.3 अरब आंकी गई है। उन्होंने MIT में कंप्यूटर विज्ञान और गणित में दोहरी उपाधि प्राप्त करी है। अपने आरंभिक जीवन में उन्होंने बोल्शाई थिएटर बेले विद्यालय में प्रशिक्षण लिया और 2025 में $1 अरब के निवेश से कालशी की तीव्र वृद्धि भी हुई। उन्होंने धनराशि के मामले में स्केल आई के संस्थापक लूसी गुओ तथा टेलर स्विफ्ट को फोर्ब्स की सूची में पीछे छोड़ दिया। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब यहाँ पे बात करते हैं हु इज द कॉन्फर्म द नेशनल अवार्ड फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन द डिसेबिलिटी PWDS अंडर द इंडिविजुअल एक्सीलेंस कैटेगरी इन 2025। तो भाई यहाँ पर अगर हम बात करें कि वर्ष 2025 में व्यक्तिगत उत्कृष्टता श्रेणी में दिव्यांगजन के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। डिसेबिलिटीज जो लोग होते हैं, दिव्यांग जो लोग होते हैं, उसमें एक सशक्तिकरण लाना और उसके लिए किसे प्रदान किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रतीक माधव। राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? प्रतीक माधव हो जाएगा। इनके बारे में अगर डिटेल जानना चाहते हैं कि भाई प्रतीक माधव हैं कौन, तो प्रतीक माधव असिस्टिक फाउंडेशन ATF के, देखिए असिस्टिक फाउंडेशन के सह संस्थापक मुख्य कार्यकारी अधिकारी को 2025 में दिव्यांगजन के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और यह पुरस्कार, देखिए अंडरलाइन देख रहे हैं, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किया गया। ठीक है। यह राष्ट्रीय पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को, जो अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस है, प्रदान किए जाते हैं। ATF भारत का पहला सहायक प्रौद्योगिकी तंत्र है जो दिव्यांगजन को अध्ययन, आजीविका और जीवन के अवसर प्रदान करने में सशक्त बनाता है। ATF 500 से अधिक AT स्टार्टअप का समर्थन करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। Victoria University is established is the first international campus in which Indian city मीन्स विक्टोरिया जो यूनिवर्सिटी है बच्चों, अपना पहला इंटरनेशनल कैंपस भारत के किस शहर में स्थापित करेगी। तो नाम तो चारों ही बड़े हाईटेक दिए हुए हैं, नाम तो चारों ही बड़े हाईटेक दिए हैं, पर आपके हिसाब से कौन सा आंसर होना चाहिए। तो मेरे खिलाफ अगर देखें, ये यूनिवर्सिटी की बात कर रहा है, इंटरनेशनल कैंपस की बात कर रहा है, तो वैसे तो IT हब बेंगलुरु है, गुरुग्राम भी बड़ा फेमस है, पर यहाँ पे राइट आंसर बेंगलुरु होना चाहिए। राइट आंसर क्या होना चाहिए? बेंगलुरु होना चाहिए कि गुरुग्राम होना चाहिए? जल्दी से बताइए बच्चों, आंसर क्या होना। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा गुरुग्राम। ठीक है, तो भाई देखिए यहाँ पे मैंने निशान लगा दिया, गुरुग्राम की बात हो चुकी है और इसके आंसर पढ़ लेते हैं कि विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया से भारत में पहला अपना अंतर्राष्ट्रीय परिसर गुड़गांव, दिल्ली NCR में स्थापित कर रही है। यह परिसर भारत की NEP 2020, ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सुधारों के तहत लाइसेंस प्राप्त पहला विदेशी विश्वविद्यालयों में से एक है। गुड़गांव परिसर के मध्य 2026 तक परिचालन होने की उम्मीद है और ये IT और अनुसंधान एवं नवाचार में स्नातक और इसका कार्यक्रम प्रदान करेगा, जिसमें एक समय केवल एक 4 सप्ताह की गहन अवधि की ध्यान केंद्र कर दी किया गया। ठीक है, अब दिखा है व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड सॉइल डे। तो वर्ल्ड सॉइल डे क्या है? हेल्थी सॉइल फॉर हेल्थी सिटीज, हेल्थी सॉइल फॉर हेल्थी सिटीज। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखते हैं कि वर्ल्ड सॉइल डे 2025 की थीम क्या है, तो मैंने अभी बताया ना कि हेल्थी सॉइल फॉर हेल्थी सिटीज। इसमें अगर आप देखते हैं, इसमें अगर आप देखते हैं
कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो भाई विश्व मृदा दिवस प्रत्येक 5 दिसंबर को मनाया जाता है। 2025 के विषय में भी कहते हैं कि स्वस्थ मृदा स्वस्थ नगर, ठीक है? स्वस्थ मृदा स्वस्थ नगर। अब यहाँ पे देखिएगा ये ऐसी थीम्स हैं, इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा, पेपर में सबसे ज़्यादा यही आती है बच्चों। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, चैनल सब्सक्राइब करते रहेंगे तो डेली करंट अफेयर आपको मिलता रहेगा, ठीक है? और आज के लिए हम लोग कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं और यहीं पे कार्यक्रम समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर सब्सक्राइब करने के लिए। हम जुड़े रहें आशीर्वाद चैनल पे और सभी जो भी हमारे चैनल हैं, जहाँ पे भी आपको ये करंट अफेयर मिल जाए उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।